जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और हम आज बात करेंगे पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति पैदा हुई। पाकिस्तान के अंदर भारत ने सभी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और जिसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया जिसके चलते भारत के पास जो रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम है, उसकी काफ़ी चर्चा हुई और उसके बाद रशिया ने भारत को S-500 सिस्टम भी ऑफ़र किया है विद टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र। इस सब के बीच में हम सब जानते हैं कि भारत के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर्स नहीं है और रशिया ने ऑफ़र दिया था सुकोई 57 के लिए। क्या रशिया से भारत को 5th जनरेशन फाइटर खरीदने की ज़रूरत है, खरीदना चाहिए? ये काफ़ी बड़ा सवाल है। जिस तरह की स्थिति फ़िलहाल पाकिस्तान और भारत के बीच में बनी हुई है, ऐसे में ये सवाल काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसी पे बात करेंगे और बात करने के लिए मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। अंबर जी, जय सिया देखिए राम। कि अभी आपने देखा है कि जो युद्ध हुआ था भारत हाँ और जी, पाकिस्तान के बीच में, एक 5 दिवसीय युद्ध था, जिसमें बाद में सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ है 11 या 12 तारीख की रात को। हाँ तो जी, उस युद्ध में भारत ने एक तरह से लिमिटेड या नो कैजुअलिटीज भारत को सहना पड़ा है और हाँ एक जी, तरह से हमने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। उनके एयर बेसेस, उनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, उनके ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है। सब बताया जाता है, देखिए भारतीय सेना ने अभी तक कुछ नहीं बोला है इसमें, बस बताया जाता है कि ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल है, जो हमने रशिया के साथ मिल के बनाई थी, उसने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया था। उनके रफीकी, उनके मुरीद और एक तरह से 11 जो एयरबेसेस है, रनवेज है, तबाह हो चुके थे। आपने ये भी देखा होगा कि बताया जाता है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन, मतलब 400 से 500 ड्रोन भेजे थे। पर अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि सुकोई 400 यूज हुआ है या नहीं हुआ है। पर बताया जाता है कि हमारा जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसने इन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर भी रूस के अंदर सुकोई 400 के ऊपर को लेके एक तरह से डर बैठ गया था। ऐसा डर बैठ गया था कि अमेरिका ने बोल दिया F-16 जो हमारे जहाज है, आप उसको उठा के ग्वादर भेज दीजिए, ठीक है, आप उसको एलओसी के पास मत रखिए। तो चाइना भी डर गया था। आपको ये जान के हैरानी होगी, पर बताया जाता है कि कम से कम 5 जेट हमने पाकिस्तान के गिरा दिए हैं। ये अनवेरिफाइड है, अभी तक भारतीय सरकार ने इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की है, बट जी, अनवेरिफाइड सोर्सेस से मालूम पड़ रहा है। देखिए, अभी आपको मालूम है कि भारत के पास अभी 2 फ्रंट वॉर नहीं करना है, हमें 3 फ्रंट वॉर करना है। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। आधा फ्रंट जो अंदर है, 3.5 फ्रंट हो चुका है। ठीक है, अभी आज की डेट में भारत के पास जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, वो 31 स्क्वाड्रंस है। हमें चाहिए 42.5 स्क्वाड्रन और एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 जेट्स होते हैं। जैसे हमने देखा है कि आज भारत के पास रशिया के जो सुकोई 30 है, भारत की जो मेन जो बोलते हैं रीढ़ की हड्डी वो है, हमारे पास 272 प्लेन है उसके, ठीक है। उसको हमने अभी मॉडिफाई भी किया है। उसके अंदर हमने उत्तम ऐसे रेडार डाला है। हमने हमारी वेपनरी अंदर इंटीग्रेट कर दी है। रशिया ने हमसे सोर्स कोड शेयर किया है। हमारे पास अभी 36 रफाल है। 36 रफाल जो प्लेन है, इन्होंने इस जो मिशन में है, बहुत अहम भूमिका निभाई है, जिसमें बताया जाता है कि स्कैल्प मिसाइल यूज हुआ था और एक तरह से हैमर बॉम्ब भी यूज हुआ था और कोई कोई लोग बता रहे हैं कि मीटरऑट मिसाइल भी यूज हुई थी। तो ये बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम था, जिसमें हम अपनी एयर स्पेस में रह के पाकिस्तान के अंदर हम प्रिसीशन अटैक कर सकते थे, जिसमें आपने देखा है कि ज्यादा कैजुअलिटीज उधर हुई नहीं। वी हिट ओनली द टेररिस्ट बेस कैंप, वी हैड हिट दैट रनवे। हमने पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमने हिट किया, हमने उनके सिविलियंस को हमने कोई चोट नहीं पहुंचाई, ठीक है। जबकि पाकिस्तान ने पुंछ और रजौरी में कम से कम शेलिंग करके, वहां पे बताया जाता है कि 16 नागरिक मारे गए और 45 नागरिक एक तरह से इंजर्ड हो गए थे। देखिए अमर जी, एक चीज बताया जाता है कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल पावर बन गया है और अब जिस हिसाब से चाइनीज वेपनरी जो थी, उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, HQ-9, उनके फाइटर जेट थे, JF-17, J-10C और टर्की के ड्रोन है, वो सब एक तरह से कंप्लीट फेलियर हो चुके थे।
चलिए मैं बात करता हूँ कि क्यों हमें सुखोई 57 लेना चाहिए। आज ये 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है। देखिए, भारत बहुत दिनों से 126 114 से 120 एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर निकाल चुका है। ये $20 बिलियन का जो बताया जाता है एक तरह से होने वाला है एक टेंडर, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट डील होने वाला है। इसके अंदर पहले बताया जाता था F-35 आ रहा है, सुखोई 57 आ रहा है, फ्रांस ने अपने रफाल को भी पिच किया है, स्वीडन ने ग्रिफिन को पिच किया है, ठीक है, और भी एक कंपनी यूरोफाइटर टाइफून भी यूज हुआ है। अब मेरा मानना ये है कि भारत के पास फ्रेंच जेट है, फाइटर जेट, जैसे मिराज, जैगुआर और अभी रफाल। भारत के पास रशियन फाइटर जेट्स है, मिग, और उसके बाद अभी सुखोई। हम अपना स्वदेशी होम ग्रोन सिस्टम बना रहे हैं, तेजस। देखिए, अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए हमारी नीड्स के हिसाब से। F-35 नो डाउट आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड, बट बहुत ही महंगा है, एक्विजिशन कॉस्ट लेस है, बट उसका जो रनिंग कॉस्ट है इट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। और एक और एक चीज है, F-35 बनाता है लॉकहीड मार्टिन, उधर F-16 पाकिस्तान के पास है, वो भी लॉकहीड मार्टिन बनाता है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अमेरिका यूज करने नहीं देगा, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होगी नहीं। अभी चलते हैं रफाल। रफाल आपको मालूम है हमने 36 जेट पहले खरीदे हैं। अभी हमने मराइन का जो रफाल है वो हमने 26 जेट 64,000 करोड़ में खरीदे हैं। तो उसके अंदर भी बताया जाता है कि वो एक तरह से एक कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन है, जिसमें पूरा मेंटेनेंस फ्रांस करने वाला है। तो हुँ। एक तरह से हमने फ्रांस का भी देख लिया। देखिए, युद्ध के बीच में भारत ने आग्रह किया फ्रांस को कि आप अपने सोर्स कोड हमें शेयर करिए। अंबर जी, जब सोर्स कोड हमको मिल जाता है ना, तो हम चाहें तो अपनी मिसाइल जो हमने होम ग्रोन मिसाइल्स है, हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फ्रांस ने हमें वो सोर्स कोड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि फ्रांस ने हमें जेट तो बेच दिया। अभी आपको मालूम है हमने मीटियोर मिसाइल मारा, स्कैल्प मिसाइल मारा, हैमर बॉम्ब मारा। इन सबकी रेप्लेनिशमेंट करना पड़ेगा, मतलब वापस हमें खरीदना पड़ेगा। तो वापस हमें फ्रांस की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर वो हमको सोर्स कोड दे देता है और हम अपनी वेपन सिस्टम्स, हमारी मिसाइल, हमारे बॉम्ब अंदर डाल देते हैं, तो हम वापस ऑर्डर नहीं ले पाएंगे। इसके चलते फ्रांस ने हमें सोर्स कोड देने से मना कर दिया। दैट इज वाई हम अपने ब्रह्मोस जो है, फ्रांस के जो रफाल फाइटर जेट्स है, उसमें इंटरग्रेट नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। थर्ड, आप ये देखिए ग्रिफिन जो स्वीडिश कंपनी है, देखिए उसका जो अल्टीमेटली जो उसका इंजन है ना, उसके अंदर जी के इंजन लगते हैं। तो एक तरह से हम फाइनली हम बैक स्क्वायर वन में हो जाएंगे, हम जी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। वैसे ही है यूरोस्टार टाइफून, उनके भी कहीं ना कहीं ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है। मैं बताता हूँ सुखोई 57 क्यों लेना चाहिए। देखिए, ब्रह्मोस में हमने देख लिया है कि कैसे कोलैबोरेशन विद रशिया हमें एक तरह से वी हैड अचीव ऑपरेशनल, मतलब एक वॉर सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान एंड चाइना बोथ। ठीक है, आपने ये जो ब्रह्मोस है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, 2.8 मार्क स्पीड है इसकी। आप सोचिए, इसके अंदर ये छोटा भाई है ऑर्शनिक का, ऑर्शनिक की स्पीड है 11 मार्क, और ये 2.8 है। अभी तक तो हमने पूरी स्पीड इसके अंदर इंक्रीज भी नहीं की है। अभी हम नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस भी बना रहे हैं, जिसमें बताया जाता है मार्क 5 या मार्क 6 की हम एक तरह से स्पीड लेके आ पाएंगे। और कल ही आपने देखा है कि S-400 और S-400 के लिए एडिशनल सिस्टम्स के लिए भारत ने रशिया को अप्रोच भी किया, तो रशिया ने हाँ भी कर दिया। उसके साथ साथ रशिया ने बोला कि हम S-500 के सिस्टम्स भी आपके साथ प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं। और S-500 के सिस्टम में बताया जाता है कि स्पेस के अंदर जो स्पाई सैटेलाइट्स है, उसको भी टारगेट किया जा सकता है। अब ये सुखोई 57 क्यों लेना है? आपको मालूम है सुखोई 30 हमारे पास ऑलरेडी है, उसको हमने टोटली चेंज कर दिया है, उसके सोर्स कोड हमको मालूम है। हमारे फाइटर पायलट इसके जो ऑपरेशन है, कैसे उड़ाना है, इसके जो सॉफ्टवेयर है, इसका इंटरफेस है, इसके वेपन सिस्टम से टोटली दे आर अवेयर ऑफ दैट। सुखोई 57 इसका एक एडवांस वर्जन है, ये एक चीज बता देता हूँ। सेकेंड, रशिया इज विलिंग टू शेयर द सोर्स कोड ऑफ सुखोई 57 विद इंडिया। वो बोलता है कि आपको चाहिए तो हम आपको एंड टू एंड कस्टमाइजेशन भी करने को तैयार है। आप चाहें तो आप अपनी होम ग्रोन मिसाइल, जैसे ब्रह्मोस भी है, वो भी हमने रशिया से ही ली है, तो उसको भी आप हम इसके अंदर इंटरग्रेट कर सकते हो। आप अपनी जो होम ग्रोन मिसाइल है, आकाश है, पृथ्वी है, उसको भी आप एक तरह से इंटरग्रेट कर सकोगे। सेकेंड,
जो ये सुखोई 57 है, बताया जाता है इसके अंदर कुछ अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंजन के, जो रशिया ने उसको एक तरह से उसके अंदर AL-41 इंजन है, पर उसको अभी रिप्लेस कर रहे हैं AL-51 इंजन से, जिसके कारण उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी बनी रहेगी। थर्ड, रशिया का जो वेपनरी सिस्टम है, वो हमारे 1/3 ऑफ कॉस्ट है। मतलब अगर रफाल, अगर आप समझ लीजिए, अगर हमको ये F-35 1000 करोड़ में आता है, ये 400 या 500 करोड़ में दे देंगे, ऐसी कोई बात आ रही है। और आपने देखा है कि बैंगलोर के एरो शो में जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, एवरीबडी नोटिस। F-35 ने उस समय तो उड़ान भी नहीं भरी उसके सामने। तो एक तरह से आप देखिए कि रशिया आपको वेपन्स देने को तैयार है, आपको सोर्स कोड देने के लिए तैयार है, आपको लाइसेंस प्रोडक्शन करने को तैयार है, आपसे पेमेंट डॉलर्स में नहीं रहेगा, बोलता है रुपीज में दे दो। और क्या चाहिए आपको, IP राइट देने को तैयार है, बोलता है कि आप इसको प्रोड्यूस करके आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो जैसे हमने ब्रह्मोस फिलीपाइंस को दिया है, वैसे आप सुखोई 57 फ्यूचर में आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। देखिए, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स के लिए भी अग्री कर चुका रशिया। मतलब टोटली भारत के साथ, भारत को जो चाहिए वो एक तरह से रशिया ने भारत की बात मान ली है। ये देखिए ना कि हमने ऑलरेडी रशिया के साथ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जो ये सुखोई 57 है, उसमें हमने $300 मिलियन का असिस्टेंस भी दिया है। भारत ये प्रोग्राम से हट गया था पीछे कुछ बातों से, पर रशिया ने अब भारत के कंसर्न्स को जाना है। वो बोल रहा है कि हम इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे, हम और ये फाइटर एयरक्राफ्ट हम जल्दी भी डिलीवर कर देंगे। आज हम रफाल का अगर नेक्स्ट वेरिएशन लेने जाएं तो हमें वो एयरक्राफ्ट 2032 से या 35 से पहले नहीं मिलेंगे। हमारा खुद का एमका जो है वो 2035 से पहले आने वाला नहीं है। आपको मालूम है टर्की का जो प्रोजेक्ट कान है, वो पाकिस्तान में उसकी असेंबली लाइन चालू होने वाली है। चाइना अपने जे जंग फाइटर 35 जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो पाकिस्तान को देने वाला है एंड ऑफ 2026। तो कहीं ना कहीं हमारा होम ग्रोन एमका का जो फाइटर जेट है और कावेरी इंजन है, वो डेवलप हो रहा है। पर एक बार एक स्टॉप गैप सोल्यूशन के हिसाब से हम सुखोई 57 ले सकते हैं। देखिए, सुखोई 57 इज नॉट अ कंप्लीट जेट एज ऑफ नाउ, पर उसके अंदर चीजें इंप्रूवमेंट हो रही है, उसमें भी AI का इंटीग्रेशन हो रहा है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी हो रहा है। आपने ये देखा होगा भी, जो हमारा जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये पूरा एक नेटवर्क इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि सारा डेटा हम ड्रोन से ले रहे हैं, हम हमारे जो जितने भी सोर्सेस होते हैं उन सब से ले रहे हैं, रेडार्स रहते हैं, जो फ्लाइट का जो बोलते हैं इनकमिंग मिसाइल्स का जो आ रहे हैं, उसको थ्रेट असेसमेंट किया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा वेपन सिस्टम यूज करना, वो सब किया जा रहा है। उसका वही सिस्टम हमें एक तरह से फाइटर जेट में भी डालने की है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सुखोई 57 लेने से हमें एक तरह से स्टेल्थ कैपेसिटी मिल जाएगी। इंजन के इश्यूज भी हमारा रशिया सॉर्ट आउट करने को तैयार है। और एक तरह से आपको मालूम है, रशिया इज अ टाइम टेस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया। 1971 में आपको मालूम है कि किस हिसाब से जब अमेरिका अपना 7th फ्लीट वो इंडियन ओशन में भेज रहा था, तब रशिया ने अपनी सबमरीन भेज के हमें एक तरह से सपोर्ट किया। पूरे विश्व में ओनली रशिया सपोर्टेड, उस समय सोवियत यूनियन था। और आपको मालूम है कि रशियन वेपनरी ने हमेशा भारत के जो क्रिटिकल जो सिस्टम्स होते हैं, हम आज भी डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। और ये फाइटर जेट लेने में हमें फायदा ये है कि हमारे जो फाइटर पायलट्स है, उन्हें नए सिस्टम्स लेने की जरूरत नहीं है, उनको मालूम है क्या करना चाहिए। सेकेंड, आप ये देखिए ना कि रशिया आपको S-500 सिस्टम दे रहा है, ब्रह्मोस आपकी मिसाइल उनके साथ डेवलपमेंट है, सुखोई 57 भी आप उनके साथ डेवलप कर रहे हो। आप अपना आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जो नेटवर्क सेंट्रिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का आपने मैकेनिज्म बनाया है और अटैक करने का सिस्टम बनाया है, उसको आपको फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटरग्रेट करना है। एक और एक बात है, जो कावेरी इंजन, जो हमारा होम ग्रोन कावेरी इंजन है, उसकी जो फ्लाइट टेस्टिंग जो हम करते हैं, वो हम रशिया में जाके करते हैं। और बताया जाता है कि उधर हमने 120 घंटे की अभी उसकी टेस्टिंग कर चुके हैं। और 16 से 17 जो कावेरी इंजन है वो भारत वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रशिया हमें कावेरी इंजन को भी डेवलप करने के लिए रेडी है। तो आप ये सोचिए, इतना कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन हमको दे रहा है। अमेरिका के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ने अभी
$3 बिलियन पाकिस्तान को दिए हैं फॉर वेपन्स परचेजिंग। जो कोई भी चीज के लिए बोलता है तो उन्होंने दे दिया। आईएमएफ से $2.4 बिलियन दिया है, फिर अलग से $400 बिलियन उनको ये F-16 फ्लाइट अपग्रेडेशन के लिए दिया है। $108 बिलियन उनको उनको खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज्म के बढ़ाने के हिसाब से दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए पाकिस्तान वो पैसा वेपन्स एक्विजिशन में ही करने वाला है। और अमेरिका अमेरिका जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, भले वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान तो हमें अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते फॉर क्रिटिकल वेपन्स टेक्नोलॉजी। छोटा लेवल की टेक्नोलॉजी में हम चाहे तो उनके साथ दोस्ती कर ले, अगर वो नहीं भी देते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपना खुद का डेवलप कर लेंगे। पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में हमें रशिया के ऊपर डिपेंड, हमारा सबसे बड़ा बेट जो है, फर्स्ट रशिया है, सेकेंड हमारा फ्रांस है, थर्ड इजराइल है। इनके ऊपर ही हम भरोसा कर सकते हैं, अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। और जो हिस्ट्री बताती है, रशिया इज अ टाइम टेस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया। देखिए युद्ध के दौरान भी रशिया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, भारत को बोल दिया कि आपको वेपन सिस्टम चाहिए तो हम देने को तैयार है। अमेरिका के जेडी वैंस बोलते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपका युद्ध है आप जानो। पर जब ये न्यूक्लियर एस्केलेशन तक आ गया तब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि हमने उनके बीच में मध्यस्थता करके दोस्ती करा दी है। तो एक तरह से अमेरिका पे भरोसा मत करिए, फ्रांस अपने सोर्स कोड देगा नहीं। तो आज ऐसा कंट्री टाइम टेस्टेड जो सोर्स कोड देने को तैयार है, देखिए मानता हूँ कि आज उनके वेपन सिस्टम इतने अच्छे नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। हम चुप नहीं बैठ सकते आज की डेट में, क्योंकि टर्की पाकिस्तान के साथ कान प्रोजेक्ट का असेंबली लाइन खोलने वाला है। चाइना पाकिस्तान को JF-35 जेट्स भेजने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें एक तरह से बोलते हैं ना कि कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा नहीं। जो भी है उसको लेके आइए, भारत के साइंटिस्ट अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर देंगे। होगा तो जो हमने आकाश सिस्टम में, हमने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम में थ्रेट असेसमेंट सॉफ्टवेयर हमने डाला है, वो हमको एयरक्राफ्ट में डालना है, वो हम इंटरग्रेट कर लेंगे जैसे हमने सुकोई 30 में किया है। तो सब पॉसिबिलिटी लग रहा है। और रशिया वेरी कीन है भारत को सप्लाई करने के लिए। और नासिक के अंदर ऑलरेडी एक असेंबली लाइन रेडी है। तो कहीं ना कहीं वी शुड गो फॉर सुकोई 57, ये मेरा मानना है। जी, बिल्कुल। और दर्शकों को लग रहा होगा कि मैं एकदम चुपचाप बैठी हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ और इतनी देर से मैं गर्म पानी पी रही थी ताकि थोड़ा-सा मैं बोल पाऊँ। मुझे देखिए देखिए पिछले 3-4 दिन से अंबर जी की तबीयत बहुत खराब थी। वो चाहके भी उन्होंने 2-3 बार कोशिश की थी आने के लिए, पर वो कर नहीं पाई। आज भी वो पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है, पर फिर भी आज वो काम के लिए आई है। मैं बस इतना ही आपको बोलूँगा कि आप अंबर जैदी के चैनल को शेयर करिए। ये एक तरह से इनका जो ये कभी भी एक चीज़ देखिए, हमने लास्ट 3-4 दिन में हमने कोई भी ऐसी खबरें नहीं उड़ाई जिसके अंदर आपको गुमराह किया जाए। लोगों ने एक तरह से बोल दिया पाकिस्तान के अंदर रेडिएशन बढ़ गया है, एक तरह से न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात हुई, सब चीज़ हुई, पर हमने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, हमने एक लाइव शो किया था उस समय, बस वी डिस्कस द पॉसिबिलिटीज। बट IAEA ने आज बोल दिया पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, रेडिएशन वो खत्म हो चुका है। तो एक तरह से हमने ये डिसाइड किया है कि आगे से हम कोई भी एक तरह से वेरीफाइड इंफॉर्मेशन के ऊपर ही हम शोध करेंगे। हम स्पेक्यूलेशन पे करने वाले नहीं है, जिसमें कोई मतलब नहीं होता है। बस इतना ही बोलूँगा। जय श्री राम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी, जय सिया राम, सभी को